सो वेलकम बैक पीपल। तो 8 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, तो अब 9 से कर देते हैं। पिछले वीडियो में कुछ इसके अंदर टेक्निकल एरर आ गए थे। तो इस से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे ना मैं आगे जाके या किसी भी पेपर क्वेश्चन में ना मैं ये कर सकता हूँ। एक अप्रोच मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये होता है, जैसे स्टेटमेंट आती है ना, तो क्या होता है कि मैं बोल सकता हूँ किसी भी स्टेटमेंट को। जैसे कभी कभी आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कोई भी चीज़ पेयर कैसे बनती है, लाइक होता है या फिर प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव। मतलब कोई इसकी सेंस प्लस जा रही है, इसकी सेंस प्लस जा रही है और इसकी सेंस माइनस जा रही है। तो प्लस प्लस का पेयर है और माइनस का पेयर, या फिर 4 स्टेटमेंट ले लो तो माइनस है। ये माइनस मैंने साइन इसको दिया कि इनसे अपोजिट है इसकी सेंस। ये साथ साथ जा रही है, ये साथ साथ जा रही है, तो 2 पेयर बन गए। क्वेश्चन कुछ है, उसके हिसाब से कौन सी इसका पेयर आंसर होंगे तो वो होंगे 2 ऑप्शन। क्या होता है, कई बार क्या होता है प्लस में से भी ले लिया और नेगेटिव में से ले लिया, तो वो वाले ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे, समझ गए। फिर जो है पेयर वाले ऑप्शन है, कई बार क्या होता है ऑप्शन अरेंजमेंट में ना ऐसा करते हैं, प्लस वाले को इसके साथ ले लिया, 2-3 बार ले लिया, तो आंसर एक ही बचता है जिसमें 2 प्लस वाले रखे होते हैं, समझ रहे हो। तो वो पेयरिंग बनाना, पेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट हो गया पैटर्न के अलावा। और सेकंड जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बोलना चाह रहा हूँ स्ट्रोंगेस्ट। अरे यार एक सेकंड हाँ, क्या था, क्या बोल रहा था मैं, स्ट्रोंगेस्ट से फिर स्ट्रोंग आएगा, फिर वीक, और फिर आएगा वीकेस्ट। स्ट्रोंगेस्ट का मतलब क्या है कि मैं कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं स्ट्रोंगेस्ट बोल रहा हूँ ना, तो भैया मैं 100% श्योर हूँ कि वो ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रोंगेस्ट स्टेटमेंट। वीकेस्ट स्टेटमेंट है तो मैं बोल रहा हूँ कि वो 100% गलत है। मतलब वो पार्ट नहीं बनेगी आंसर का, ये पार्ट बनेगा आंसर का, समझ रहे हो। कई बार स्ट्रोंगेस्ट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि नेगेटिव टर्म में है, तो भैया वीकेस्ट जो है वो हमारा वो आंसर बन जाएगा ना, वही स्ट्रोंग बन जाएगा। वो आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्वेश्चन की सेंस से आप स्ट्रोंगेस्ट, मतलब क्वेश्चन ने पूछा है उसमें ये आंसर का पार्ट बनेगा तो स्ट्रोंगेस्ट, वीकेस्ट मतलब नहीं बनेगा। ये 2 अगर आपको पता होते तो आंसर आपके ईजिली आ जाते हैं। जो असली खेल होता है ना, असली खेल इन दोनों में है। ये स्ट्रोंग मैं किसको बोलूँगा कि भैया जा रहा है, मेरी नॉलेज एंड जो मैं इंटरकनेक्शन बना रहा हूँ उसके साथ ये जा रहा है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। वीक का मतलब उसके एक्सक्लूड करने की तरफ जा रहा है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो ये वाले जो पार्ट में आप 3-4 स्टेटमेंट को डिवाइड कर लेते हो तो ऑप्शन को चूज़ करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है कि भाई आप अगर स्ट्रोंग एंड वीक एक साथ दे रखे तो ये थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन है कि भाई आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है स्ट्रोंगेस्ट के साथ स्ट्रोंग आ गया, वीकेस्ट के साथ वीक आ गया, तो ये वाला तो वैसे एलिमिनेट करना था और ये वाला आपको चूज़ ही करना था, तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरी 2 फिलोसफी उनके अलावा है जो पहले बताई है। अब इसमें क्या है, आप ऑप्शन अरेंजमेंट देखोगे, 5th ऑप्शन अरेंजमेंट है। 5th बहुत ईजी भी बोलोगे और टफ भी एट द सेम टाइम, टफ बोलोगे। ये सबसे ज़्यादा आता ही है। ये ऐसा कोई ईयर नहीं गया है जिसके अंदर ये ऑप्शन अरेंजमेंट ना आया हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ इसलिए बिकॉज आपका ये एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट में से एक ठीक है वो भी बताना चाहिए, दूसरी गलत है वो भी बताना चाहिए, दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है। तो हर एक वे में आपका ये आंसर जज कर लेता है क्वेश्चन। अब इसको कैसे स्टार्टिंग पॉइंट करना है, इसमें मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम स्टैटिक पोर्शन से भी आते हैं ना। मतलब मैक्सिमम इन द सेंस कि ऐसे पोर्शन से, स्टैटिक का मतलब ये होता है जो मैं पिछली वीडियो में बनाया था कि जो सब्जेक्ट आपके मतलब जो बेसिक नॉलेज है, किसी भी डायनेमिक पोर्शन का भी स्टैटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल रॉकेट के बारे में क्वेश्चन आया तो रॉकेट का कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया, PSLV जो भी आया वो तो डायनेमिक हो गया, बट रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम से आ गया, या फिर कौन सा लॉ यूज़ होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी और ये वो जो भी है, तो वो स्टैटिक हो गया। तो जब मैं स्टैटिक की बात कर रहा तो उसको वो समझना, तो उसमें ट्वीक्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, ट्वीक वाले ही UPSC पूछेगा, बिकॉज ट्वीक को देने से एक क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती है
और जब एक किसी क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती है तो यूपीएससी ट्राई करती है उन लोगों को एलिमिनेट करने का जो सिर्फ फील से करके आ रहे हैं, जिसको नॉलेज होती है वो एलिमिनेट करके आएगा। एलिमिनेशन इज एन आर्ट, मैंने बोला था। तो इसकी फिलॉसफी क्या है कि भाई आपको कैसे भी करके इन दोनों में से आंसर लाना है। अगर आपका आंसर इन दोनों में से नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको नॉलेज का यूज़ करना। इफ़ यू आर 100% श्योर देन ओनली टिक दिस कि भाई दोनों ही सही लग रहे हैं, मैंने सारी तरफ से ट्वीक भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तभी मैं बहुत लगा रहा हूँ। और बहुत उसमें लगा रहा हूँ जब ये डायनेमिक पोर्शन ऑफ इकोनॉमी है, डायनेमिक पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, तब तो मैं बहुत लगा रहा हूँ। और नन तब लगाना है जब आपका स्टैटिक पोर्शन है, कोई रिपीटेड पोर्शन है। स्टैटिक में उनको भी लेता हूँ जो बहुत बार रिपीट हो गया। फॉर एग्जांपल एमएसपी बहुत बार आ गया, तो एमएसपी एक स्टैटिक पोर्शन नहीं है, डायनामिक है, बट बहुत बार आने से वो एक स्टैटिक की तरह बिहेव होगा। बट कोई टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, तो वो एक डायनामिक हो गया, वो एक मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएगा। तो सबसे मिनिमाइज तो ये हो जाता है इसका नीदर, और ये फिर सेकंड नंबर पे ये होते हैं, और मैक्सिमाइज्ड ये होता है। ठीक है, तो आपका अप्रोच इसमें क्या है? अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आपको ट्राई करना है या तो ए में से आंसर आ जाए या बी में से आंसर आ जाए। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि आपको एक एलिमिनेट करना है इनमें से। तो जब आप किसी एक को एलिमिनेट करते हो तो दूसरे के ठीक होने के चांसेस 75% इंक्रीज हो जाते हैं। समझ गए? अगर आप दोनों को गलत कर रहे हो ना, इसका मतलब यू हैव एंटर्ड इन द टेरिटरी of neither 1 and 2 and which is correct only in the case of static and most repeated questions। समझ गए? तो उस वाली टेरिटरी में जाने के लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, या फिर ट्वीक को जानना पड़ेगा। तो सेफेस्ट ऑप्शन आपका 1 and 2 में से लगाने का होता है। एक हट गया तो दूसरे के चांसेस बढ़ गए ठीक होने के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रूल्स एंड इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट है, देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडी इन इंडिया। ठीक है, एक नो आ गया ये स्टेटमेंट्स। ठीक है, नो मतलब बिल्कुल ही नहीं है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होली ओन्ड बैंकिंग कैपेसिटी की। भाई कुछ ना कुछ मिनिमम हो सकती होगी, बिकॉज नो ही जो चीज़ नो है ना, उस चीज़ में आप एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई। इसके नॉलेज चाहिए बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जब चीज़ होती है ना, आपका जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट फैक्ट को वो करना, तो मैंने टूल किट तो बनाई रखी है, वो आप मेरे चैनल में से देख सकते हो कि भाई हाँ, जब आपको कन्फ्यूजन हो तो आप किस वे में जा सकते हो। अब वो चीज़ ऐसा नहीं होती कि आप देखो यार हर एक क्वेश्चन में लग रहा हो, नहीं, कभी भी यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन में हर चीज़ नहीं लगती। बट जनरली क्वेश्चन अगर आपका 4 में से 2 क्वेश्चनों में भी लग गई ना, इट इज़ 50% बाय मैथमेटिक्स, बट इट विल फैच यू मोर मार्क्स, इट विल फैच यू दैट जो प्राइम मार्क्स जिसके कारण आपका सिलेक्शन होगा जब आप ऐसे 10-20 क्वेश्चन कर दोगे तो। ठीक है, 20 में से 10 क्वेश्चन ठीक होना बहुत बड़ी बात होती है इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जहाँ पे 100 से बहुत नीचे कट ऑफ जा रही हैं। समझ गए? तो उसमें आपको ये रिस्क लेना है। रिस्क नहीं है ये बोल्डनेस है, ये आपके नॉलेज के साथ आपको चीज़ें करनी है, कोई तुक्का नहीं मारना। समझ गए? जब स्टेलमेट आ जाए ना, जब आपकी नॉलेज हार जाए, हर चीज़ हार जाए, तब आपके पैटर्न काम आ सकते हैं। बट उसमें फिर ये चीज़ है कि आपका बाकी अटैम्प्ट कैसा चल रहा है। तो मैं ये भी बताता हूँ कि आपका जो बेस अटैम्प्ट है ना, बेस अटैम्प्ट वो डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन। ये सब चीज़ें तो ठीक है, आपका स्कोर हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्विस का सिलेक्शन डिसाइड कर देंगे, बट बेस अटैम्प्ट का मतलब है आपको एटलीस्ट 55 के आसपास तो ठीक करते ही हो। अगर आपकी ठीक आपकी नॉलेज से 55 के आसपास या 50 के आसपास ला रहे हो, तो आप मैक्सिमम अटैम्प्ट 90 के आसपास भी रखते हो, तो आपका वैसे भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप स्ट्रेटजी से करते हो तो। लेकिन आपका बेस अटैम्प्ट 30 के आसपास है, 35 के आसपास जा रहा है नॉलेज से, तब तो रिक्वायरमेंट बढ़ी गई ना, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना था, तब तो करना ही करना है ये। तो इन एनी केस आपको अच्छे से 85, 86, 90, मैं जनरली 95 ओवर अटैम्प्ट करता था, बट इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। तो इंडिविजुअल की चॉइस है आप कितना अटैम्प्ट करते हो, बिकॉज इस चीज़ के लिए टाइम लगता है, आप एकदम से नहीं कर पाओगे। बट फिलोसफी ऐसी रख के आओ ना कि यार मुझे अटैम्प्ट करना है, 4 में से जानना है कि क्या आंसर है। जब 4 में से पहचानना है, जब चारों में से पहचान लोगे, कुछ ना कुछ आपको पहचानने का मिल जाएगा यार। इसमें नो दे दिया, फिर उसके बाद होली ओन बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन। अब पता है क्या चीज़ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस से लग रहा है कि यार होगा, ठीक है, तो आप इनमें से बी लगा के आ सकते हो, लेकिन आंसर यूपीएससी ने डी दिया है, तो ये आंसर पर्टिकुलरली इस फिलोसफी से गलत हो सकता है आपका। बट आप बी लगा के आओगे तो मैक्सिमम जनता बी लगा के आओगे, बिकॉज ये वाले को गलत करने के लिए भैया आपको
काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर फॉलो करना पड़ेगा, आरबीआई का रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा डीप नहीं, कोई इशू नहीं है यार, -0.66 मैंने जो ले लिए हैं कोई इशू नहीं है। बट मैं लड़ा इस क्वेश्चन में, मैंने अपनी फिलॉसफी फॉलो की, एक मैंने गलत किया, इसके चांसेस बढ़ गए थे और मेरे कॉमन सेंस के साथ जा रहा है तो मैं बी लगा के आऊँगा, कोई इशू नहीं है। बी ब्रेव, कोई इशू नहीं है। आंसर डी दिया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि बी आंसर आगे आएंगे, आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। बट ट्राई करना, इसमें ये कॉमन सेंस के साथ जा रहा है बट बिकॉज कुछ और नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर यूपीएससी ने डी दिया है। फिर उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन सेम उसमें। अब इसमें क्या है कि भाई आप ना इन दोनों में से लाने की ट्राई करोगे, इसका मतलब एक वीक स्टेटमेंट को हटाना है, वीकेस्ट बनाना है, या फिर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है। तो जैसे आप एक को इंक्लूड कर दोगे दूसरे के हटने के चांसेस बढ़ गए, या एक को एक्सक्लूड कर दो दूसरे के इंक्लूड होने के चांसेस बढ़ गए। इसका मतलब आंसर इनमें से लाने की ट्राई करना है। उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर आ गया। ये एक पर्टिकुलरली स्टैटिक हो गया बिकॉज बहुत बार आपको पता है इस चीज़ का यार, सीएसआर रूल आता रहता है, मेंस में भी आता है। सीएसआर रूल स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। जो CSR रूल स्पेसिफाई करते हैं कि एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज CSR एक्टिविटी। हाँ भाई, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल एक टर्म है ना, अब जब खुद को ही आप करोगे तो कहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ये तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक कंपनी एज अ पर्सन एक्ट करेगी, एक ओनर एक्ट करेगा, तो अपने लिए कर रहा है तो काहे की वो है, तो ये तो ठीक जाएगा। जैसे ही ठीक जाएगा इसके गलत होने के चांसेस बढ़ गए। अब आप इसको गलत करने की राह से देखोगे, कैसे देखोगे, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग सीएसआर एक्टिविटी। ऐसा हो सकता है कि रूल मिनिमम स्पेंडिंग का ना दिखाए। भाई आपको चाहे कोई भी रूल हो, जब आप सीएसआर एक्टिविटी करते हो तो भाई एक मिनिमम स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर एक्टिविटी तो बताएगा ना, भाई आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना तो करोगे, 2%, 3%, 4%, जितना भी बोलोगे, तो ये गलत होने के चांस है। ये वीक स्टेटमेंट बनी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई, ये वीक बनी। वीक को हटाने का ट्राई करोगे और आपकी फिलॉसफी के इनमें से आंसर है ए। यूपीएससी ने भी ए दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रेडियो। अब क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम आप देखोगे उसमें देखना कि कुछ ना कुछ टर्म ऐसे दिख जाएगी आपको जो आंसर लाने की ट्राई करेगी। अपने माइंड को ओपन रखना है, कॉमन सेंस को आगे रखना है, नॉलेज को थोड़ा पीछे रखना है, नॉलेज लास्ट में ऑप्ट करते टाइम यूज करनी है। जब आप ये चीज़ करोगे ना तो आपकी कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी और आपको वैसी चीज़ें दिखने लग जाएगी जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उनमें से, ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू द, अब इसमें से पैटर्न कौन सा है भैया, आपका फेवरेट पैटर्न आ गया, पैटर्न 4। मतलब या तो एक एलिमिनेट कर दो या ऑल आंसर लगा दो। एक एलिमिनेट कर दिया तो ये आ जाएगा इनमें से, और नहीं तो आंसर डी आ जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, डी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बिकॉज एक आरटीजी का पूछा है, इसमें से मैं ट्राई करूंगा यार एलिमिनेट हो जाए, भाई कुछ चीज़ ऐसी दिख जाए मुझे। विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आरटीजीज है ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने किसी वीडियो के अंदर या पहले कहीं किसी को बताया था कि ये भी चीज़ कुछ होती है। ये इंक्यूजिटिव नेचर जो होता है ना, इंक्यूजिटिव जो मैं बोलता हूँ ना, आपका इंक्यूजिटिव नेचर जो है ना वो इन क्वेश्चनों को ठीक करवा देगा आपको। क्यों? क्योंकि जब आप सर्च करते हो ना, मैंने अपने चैनल के अंदर वो चीज़ें सर्च कर रखी होती थी जब जैसे प्री है ना, उससे पहले आप देखना 10-15 दिन पहले, 5 दिन पहले मेरी सर्च हिस्ट्री में वो चीज़ आती थी जो यूपीएससी में आने वाली है। बिकॉज आप देखोगे कि आप एज अ गुड एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछोगे। भाई आपने पढ़ा स्पेस मिशन, भाई स्पेस मिशन में भाई उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, या तो सोलर सेल से हो रही है या और कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर आप सर्च करोगे क्या क्या टेक्नोलॉजी है, फिर आप पहुंच जाओगे आरटीजीज में। मैंने चैनल पे कहीं पहले बताया था इसके बारे में भी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और पहले भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला था एक माइक्रो स्टेबिलिटी सैटेलाइट समथिंग करके था, डीएनए से रिलेटेड, वो मैंने अपना क्वेश्चन बना रखा जो यूपीएससी ने शायद इस साल या फिर 2023 में पूछा था, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई किसी ने कुछ सोचा होगा भाई स्पेस मिशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, या तो आपका फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनते हैं या कुछ और, तो उसमें ये चूज़ होता है भाई। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको वर्ड्स की तो नॉलेज है ना। जब आप थर्मो इलेक्ट्रिक की बात करते हो तो थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कोई थर्मो हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर का यहाँ पे टर्म यूज़ नहीं हुआ, बट रेडियो आइसोटोप यूज़ है। आइसोटोप जो भी एक फिजाइल मटेरियल होता है वो एक रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, आपको पता है, ये हीटिंग भी करता है, ये आपको पता होगा बेसिकली। तो इसकी
बातें जो चल रही है वो ये रेडियो आइसोटोप की चल रही है, इसके इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, लेकिन थर्मल उससे कर रहा है। थर्मल का पता है ना आपको, थर्मल क्या है? हीट है भैया, हीट। ठीक है, अब देखोगे फिर इसके बाद पढ़ोगे। फर्स्ट, आरटीजीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। ये क्या बोल रहा है? फिजन क्या होता है भाई? फिजन होता है जो फिजन बॉम्ब्स में यूज़ होता है, या फिर फिजन एनर्जी जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होती है। तो क्या ये यूज़ करता है? भैया आपको इसको एक बार इसको अंडरलाइन करना है। मेरे को ये वीक लग रही है एज़ पर माई नॉलेज, ये किसी को स्ट्रॉन्ग भी लग सकते हैं भाई, सबकी नॉलेज अलग अलग है, बट अभी मैं इसको वीक रखूँगा। क्यों रखूँगा? क्योंकि मेरे को ना इस पे स्टक कर गया मैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पे। जब आप थर्मो इलेक्ट्रिक की बात करते हो, एक मिनिएचर फिजन रिएक्टर की है, तो आपको कन्फ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज फिजन रिएक्टर से पानी को भाप बना के भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, बट मिनिएचर का भी यूज़ किया है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, इसलिए इंक्विजिटिव नेचर चाहिए। आपको ये सर्च करना पड़ेगा पहले कि इसको पता होना चाहिए, वरना आप यू विल एंड अप यूजिंग, मतलब इंक्लूड करके आओगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आरटीजी यूज टू पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। लग रहा है साथ में जा रहा है इसके। एक ही तो ऑप्शन डिलीट होगा, या सारे हैं? इनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी आप डिलीट कर दो, एक ही आंसर वीक लगेगा। क्या ये आरटीजीज आर यूज्ड फॉर, ये आपको वीक लग रही है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो स्ट्रॉन्ग तो है, ये तो आंसर का पार्ट बनेगी। आरटीजीज कैन आ गया, ठीक है। प्लूटोनियम 238, क्या ये रेडियो आइसोटोप है? विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, बिल्कुल है। तो ये यूज़ कर सकता है, तो साथ जा रहा है ना, इसके साथ जा रहा है, ये साथ जा रहा है, ये साथ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये दो आंसर का पार्ट बनेगा। तो या तो इसमें से आंसर है या डी इसमें से। तो आपका ए ही डिसाइड करवा रहा है कि आंसर आपका बनने वाला है नहीं बनने वाला। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मिनिएचर फिजन रिएक्टर के कारण आपकी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, या फिर ये जो क्योंकि ये जो एक क्या है, मान लो आप ये यूज़ कर रहे हो, ये क्या चीज़ है? बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट है। क्या ये फिजन करेगा आगे? क्या ये फिजन करेगा? क्या यहाँ पे वो बात चल रही है आपकी थर्ड जनरेशन, जो आपका सेकंड या थर्ड जो है रिएक्टर्स, वैसे बात नहीं चल रही है। ये फिजाइल मटेरियल है, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट है, इसकी रेडियो एक्टिविटी भी तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, तो ज़रूरी तो ना फिजन हो। तो आप इसको एक्सक्लूड करने का ट्राई कर सकते हो, दो इट इज़ टफ, बट जिसका इंक्विजिटिव नेचर है, जिसको पता है कि कैसे होता है, इसका आंसर लगा के आ सकता है। तो आपको या तो आंसर ये लगाना था, या ये 50-50 में तो आ गए। मैं एग्जाम में ये लगाता, बट आप मेरे को बता देना कि भाई आप किस हिसाब से सोच के इसको डी लगाओगे, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज कर सकता है फिजन, यहाँ पे फ्यूजन होता तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता। फिजन हो सकता है बिकॉज प्लूटोनियम 238 भी फ्यूजन से होता है, बट इसको आपको यूज़ करना है बिकॉज आरटीजी कैन यूज़ है। जब ये यूज़ हो सकता है, क्या इसका फिजन हो सकता है मिनिएचर में? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं बी लगाऊंगा। उसके बाद जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। अब ये वाले जो ऑप्शन है ना, इसमें क्या है कि आपको ये इजी क्वेश्चन होते हैं। जब आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आप ज़्यादातर लगाओगे कि दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर ना दुनिया में ना कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाती है, अनटिल अनलेस बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कि कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तब ही आप बी लगाओगे कि भाई नोट एक्सप्लेन वाली। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा भी लिंक है ना इसमें, तो यू शुड ऑप्ट ए। जब ये दोनों ठीक हो, ट्राई करो इन दोनों में से एक गलत ऑप्ट हो जाए, मतलब एक वीक है ना जो, और एक स्ट्रॉन्ग मिल जाए। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको 100% नहीं पता, बट ऑप्ट करने लायक है। वीक मतलब आपको 100% नहीं पता, बट एक्सक्लूड करने लायक है। तो इस चीज़ में ही आप एक इनमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग को ऑप्ट कर लेना, इसको वीक कर देना। उसके लिए नॉलेज चाहिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ, नॉलेज थोड़ी बहुत तो चाहिए ही है। अब इसमें देखते कैसे करते हैं। जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। भाई आपको नहीं पता, आपने भाई स्पेस का कुछ नहीं पता, जो थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आपको आंसर आ जाएगा इसका। बट मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं एज अ लेमन, भाई आपको ये चीज़ नहीं पता अभी कि जाइंट मच लॉन्गर देन डॉर्फ, ये वो, ठीक है। लेकिन अगर आगे देखो, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जाइंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। भैया जब ग्रेटर रेट है न्यूक्लियर रिएक्शन का, ठीक है, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती है एक साथ? मैं एक तरफ बोल रहा हूँ जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर, एक तरफ बोल रहा हूँ कि ड्वार्फ स्टार के कंपैरिजन में इसका ग्रेटर है, तो ये अपोजिट है ना। ये अगर माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकती। तो इसमें से आंसर नहीं, इसमें से आंसर नहीं, आंसर इनमें से, ठीक है। अब या तो ये ठीक है कि जाइंट स्टार ज़्यादा रहते हैं,
या फिर ये ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा सा बेसिक ये लगाओगे यार, क्या ऑप्शन क्या चीज़ है। ड्वार्फ स्टार के अंदर ड्वार्फ क्यों बोल रहे हैं? साइज़ की वजह से। जायंट क्यों बोल रहे हैं? साइज़ की वजह से। साइज़ किसका? स्टार का। स्टार में क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन किसमें? इसमें ज़्यादा, इसमें कम। अब ये जब जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़्यादा मास है, ज़्यादा ग्रेविटी है, तो ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। ज़्यादा प्रेशर है ना इसके बीच बीच में, तो ज़्यादा कर सकता है ना ये, या ये करेगा? ये करेगा। ये तो ऐसा है ना कि अगर और छोटा हो गया, क्या पता स्टार ही ना बन पाए। ये तो बड़ा है तो ये ज़्यादा करेगा। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक जा रही है। मेरा प्लस ठीक हो गया तो मेरा नेगेटिव गलत होगा। तो जाइंट स्टार लीव मच नहीं भाई, जब ये ज़्यादा जल्दी करेगा तो मर भी ज़्यादा चल सकता है, ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करके मर जाएगा। तो इसका मतलब बी आंसर होगा। इतना आप सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स इंक्रीज ब्लड फ्लो। भाई ये ऑप्शन जनरल नॉलेज बेस्ड है और ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि इट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बोलते हैं इसको। इट इज़ जहाँ पे भी यूज़ होता है ना ये बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मेल को तो ये पता ही होना चाहिए कि ये चीज़ ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए NO बनती है और इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। जब NO बन गई तो डायलेट हो जाता है वेसल्स, एंड अगर NO नहीं बनी, जैसे मान लो ये NO कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन और उसमें, तो ये डायलेट नहीं होगा। तो इसका यूसेज है, ठीक है, बायोलॉजिकल। और दूसरे में भी है, जब आप क्या होता है कहीं किसी एरिया के अंदर डायलेट करना है तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हो। तो ये इसका क्या बोलेंगे भाई, इसका कोई एलिमिनेशन नहीं, इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्विजिटिव नेचर, ठीक है, कि भाई कैसे बॉडी वर्क करती है कि आपके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाए अपने आप, तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। इसका तो कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं है, इसका होना पड़ेगा, मतलब इसको नॉलेज होनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। बट हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये मतलब ये लगा लो कि ल्यूसेंट में भी है, ये तो ल्यूसेंट में भी आप देख लोगे या कहीं ऐसी जगह जनरली क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 14th क्वेश्चन आया, भाई इसमें से आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भैया वही है। अब देखोगे तुम इसमें कितनों में आएगा। इट इज़ विदाउट अ फेल काफ़ी क्वेश्चंस में आता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि यूपीएससी जानबूझ के आंसर दे रही है। इट इज़ बेसिक फिलोसफी मिडिल पाथ की, कि आप सब कुछ नहीं हटा सकते इनमें से और सब कुछ नहीं इंक्लूड कर सकते अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर बेकार सब कुछ हटा दिया बेकार क्वेश्चन, सब कुछ इंक्लूड कर दिया बेकार क्वेश्चन, बीच का कर दिया तो आपने क्या जाना कि किस कैंडिडेट को पता है क्या सही है और क्या पता है, ये भी पता है क्या गलत है। तो इसलिए फिलोसफी से ये आता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका मतलब आपको एक हटाना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है। अब इसने क्या बोला है भैया? इसने बोला रेडार्स। रेडार्स क्या है? रेडियो वेव्स है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट। यार नारकोटिक्स के लिए, नारकोटिक क्या है भाई? ब्लड वेसल, मतलब ये लगा लो कि उसके हाथ में या फिर बॉडी के अंदर उसने क्या छुपा रखा है, कोई ड्रग छुपा रखे हैं, उसके लिए रेज छोड़ते हैं। रेज क्या? रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव्स का क्या यूज़ होता है? रेडियो वेव्स तो एक ऐसी चीज़ है ना कि दूर फेंकेंगे, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ ज़्यादा है तो वहाँ से टकरा के आएंगी, तो कुछ बताएगा ये। क्योंकि रडार्स का मतलब क्या है? सेंसिंग करना ना, कि कोई चीज़ आ रही है, और लॉन्ग वेव को भेज के करते हैं इसको, ठीक है। तो अब उसका मैटर, अब इसमें क्या है भाई? ठीक है, आपका माइंड ये बोल सकता है कि साइंस है तो क्या पता हो यार, हमको क्या पता। लेकिन यार इतनी नॉलेज आपको होनी पड़ेगी कि नारकोटिक डिटेक्शन या केमिकल डिटेक्शन शॉर्ट वेव करती है या लॉन्ग वेव करती है, ठीक है। लॉन्ग वेव का ये यूसेज नहीं होता है, थोड़ा आपको इसका नॉलेज बने। ये बेसिक है बट नॉलेजेबल पर्सन ही इसको कर सकता है, लेकिन वीक है, मेरे लिए वीक है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन की मॉनिटरिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये सैटेलाइट से रिलेटेड है। सैटेलाइट क्या करती है? रेडियो वेव छोड़ेगी, बादलों पे टकराएगा, वापस आएगा, इसके अंदर की डेंसिटी का पता चल जाएगा, तो कर सकता है। फिर ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल कर सकता है, बिकॉज ट्रैकिंग तो किसी भी चीज़ का कर सकता है ना, मिसाइल से लेके एनिमल से लेके आदमियों से लेके ट्रैकिंग ही तो करनी है वेव से। तो ये दो तो आंसर बनेगा, तो मैं इस पे हूँ। या तो मैं भाई डी लगाऊंगा या ये लगाऊंगा, मैं ये ऑप्ट करके आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये अपनी नॉलेज से वीक लग रहा है, ठीक है। राफेल, अब ये क्वेश्चन क्या है? इसमें मैं स्टार्ट करूँगा, ये होना चाहिए भाई, स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं यही करूँगा ना। अब उसके बाद नॉलेज है, नॉलेज से ही मैं जाऊँगा इन पे, ठीक है। अब इसके बाद राफेल क्या है? इनमें से कौन सा 5th जनरेशन है? भैया इंडिया के पास अभी तक 5th नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए था। राफेल इंडिया के पास है, मिग 29 है,
तेजस MK1 है, तीनों में से कोई फिफ्थ तो होना ही चाहिए, इंडिया के पास नहीं है, तो आंसर डी आ जाएगा। इट इज़ ईजी क्वेश्चन। उसके बाद 16 इन विच ऑफ द हाइड्रोजेल यूज्ड। अब ये क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, यस। अब इनमें से आंसर लगाना है। अब ये कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, जो फर्स्ट अरेंजमेंट है, फर्स्ट में से ज़्यादातर आंसर क्या था, जो 1 के ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो सकता है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजेल है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन द पेशेंट। भाई हाइड्रोजेल का आप ना ये जब न्यूज़ में देखोगे कि ये वाली चीज़ इसके अंदर थी, मतलब हाइड्रोजेल का आप देखोगे कि भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में हाइड्रोजेल यूज़ होता है, ठीक है। ये अब मैं क्या बताऊँ, ये तो बेसिक है, ये उस वे में टफ हो जाएगा अगर आप इसको एलिमिनेट करके आ जाओगे। अब इसके बाद मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आ गया, फिर प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको ये करंट अफेयर में था, ठीक है, करंट अफेयर में आपने इसके लिए तो आपने पढ़ लिया था कि भाई ड्रग डिलीवरी हो रही है, हाइड्रोजेल यूज़ हो रहा है, तो 1 ऑप्शन का आंसर का पार्ट बनेगा, तब आपको देखना है कि या तो ये आएगा या ये आएगा। लेकिन आप ये देखोगे कि हाइड्रोजेल्स हैं, ये लुब्रिकेशन में यूज़ हो सकते हैं, उस टाइम पे आप डी की तरफ जा सकते हो, आप डी लगा के आ सकते हो, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है। आई एम अगेन सेइंग कि आंसर इसका यूपीएससी ने ए दिया है, बट आप डी लगा के अगर आओगे ना तो गलत हो जाएगा बेशक, कोई बात नहीं, बट आपकी फिलोसफी पे आप खड़े होते हो। आपके पास कुछ आंसर वहाँ पे आए कि भाई आपने, या तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनमें नहीं यूज़ होता, तब तो आप ए लगा भी दो, या फिर इसको छोड़ के आओगे, तो डी लगाना है इसमें। इट्स लाइक कि भाई ठीक है यार, कोई नहीं, यूपीएससी अभी ए दे दिया, ये डी भी दे सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी आंसर देते हैं, ठीक है। मेरे पास जो वीक मेरे को स्टेटमेंट लग रही है ना, इसको पढ़ के मुझे ये लगी कि मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके अंदर हाइड्रोजेल यूज़ नहीं होता। जब मैं इसका, मेरे को थोड़ा सा जब अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मेरे पास ऑप्शन ये दोनों किसी में नहीं दे रखे, 1 और 3 किसी में दे, तो इसलिए मैंने डी लगाया, बट आंसर इसका ए है। तो इसमें क्या है कि आपका मिनिमाइज्ड ऑप्शन आ गया, तो ये थोड़ा एबरेशन आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अब फिलोसफी बताई कैसे करना है, इसको करके जाओगे आप कट ऑफ से ऊपर काफ़ी जाओगे। कुछ एक क्वेश्चन तो गलत होंगे यार, हर एक क्वेश्चन तो 200 में से 200 किसके आए हैं आज तक। ओके बात, ओके आगे क्या बात है, 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फ्यूल सेल आ गया, ये मैंने कई बार अपने चैनल पे बता रखा है, हाइड्रोजन इंजन एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये सब का बता रखा है कि क्या क्या होता है। फ्यूल सेल की बेसिक फिलोसफी अगर आपको पता है ना, तो आपको हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन यूज़ होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो हीट जनरेट होती है, वो वाला इसके अंदर है। कई बार हम इसके सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इसके अंदर बेसिक अगर आपको पता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज़ होते हैं, और दोनों मिला के वाटर देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है, H2O2 होता है, ठीक है। जब H2+O मिलते हैं तो वाटर मिलता है, ना कि H2O2, ये अलग रिएक्शन से बनते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, हाइड्रोनियम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर वेपर है, बस एज सिंपल एज दैट। इट इज़ ईजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर, ये ध्यान रखना, की टर्म्स को आप अंडरलाइन कर लो, एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच। अब 4 ऑप्शन दे दिए। इसके बाद इरीगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, भाई इरीगेशन में यूज़ होता है, हाइड्रो पावर है ना, ये स्टोरेज है, पंप स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि कोई पंप है, किसी चीज़ को पंप किया है, और हाइड्रो पावर बनाने के लिए हाइट चाहिए, किसी चीज़ को पंप किया, हाइट करी, स्टोरेज के लिए पूरा एक स्टोर चाहिए। यहाँ आपने पंप करके यहाँ पे स्टोर कर दिया। हाइड्रो पावर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, भाई एक हाइट पे आपने स्टोर कर दिया ताकि इसको यूज़ कर पाओ। क्या ये इरिगेशन ऑफ टेरेस इरिगेशन से रिलेटेड है, नहीं। फिर उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, भाई लिफ्ट इरिगेशन है सीरियल क्रॉप के लिए, ये भी इरिगेशन से रिलेटेड लग रहा है। ये स्टोरेज ऑफ हाइड्रो पावर, नहीं अभी तक नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कहीं पे आप स्टोरेज हाइड्रो पावर को स्टोरेज करोगे, नहीं। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, भाई एनर्जी तो स्टोरेज, हाइड्रो पावर क्या एनर्जी है, एनर्जी स्टोरेज सी जा रहा है, तो इसमें कितना सोचने की जरूरत थोड़ा है। आपके आंसर ईजी, कोई ऑप्शन ईजी दिया है तो यू कैन गो विद इट। उसके बाद 19th मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये तो करंट अफेयर में था, ठीक है। इसका आंसर आएगा सीधा वेस्टेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें आप सीधा सीधा हटा दोगे ये। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक करो, आप पढ़ोगे इसको तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, और वर्ड्स का जब देखोगे ना, बायोरिएक्टर्स किसके साथ जा रहा है, ठीक है,
ड्रग डिलीवरी में बायोरिएक्टर नैनो टेक्नोलॉजी के साथ जा रहा है, ART असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर का काम है, वैक्सीन प्रोडक्शन में बायोरिएक्टर का काम है, कुछ बायो किससे रिलेटेड बायोगैस वगैरह आपने पढ़ी है, बायोरिएक्टर्स, ठीक, तो रिएक्टर कुछ चीज़ रिएक्ट करा रहा होगा किससे, भाई वेस्ट वाटर का कुछ रिएक्शन दे रहा होगा बायोलॉजिकल मीन से, तो यार इसके साथ जा रहा है ना, ये ईजी ऑप्शंस बनाते तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। उसके बाद क्या है, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग, हमेशा इकोनॉमी से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती ही आती है, कभी कुछ पूछ लेंगे, कभी कुछ कोई टर्म्स होती है, कभी लिक्विडेटेड वो पूछ लेंगे, कभी आपका एक कुछ 2016 में भी कोई आया था, 19 में भी कोई आया था, कोई ना कोई टर्म है। तो CBLO आप पढ़ चुके होगे, ये मनी मार्केट से रिलेटेड है, इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड इसका कोई इफ़ एंड बट नहीं है, यू शुड नो दिस, अगर आपको पता, वरना छोड़ दो, इसमें क्या है, इसमें कोई स्ट्रेटजी मैं बता नहीं सकता, ठीक है। इसका अब ये देखो, ये क्या ऑप्शन है भाई, इसका ऑप्शन पैटर्न क्या है भैया, या तो एक को हटा दो इनमें से, या फिर ऑल आंसर है। तो इस वाले ऑप्शन को आप, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के मत आया करो यार, आप ट्राई करो एक एलिमिनेट करने की, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल, या तो आंसर ऑल आएगा, अब इतने सब में तो ऑल आएगा नहीं ना, सब में ऑल आएगा नहीं, तो एक वीक स्टेटमेंट को हटाओ। अब ये क्या बोल रहा है, रिसेंट पास्ट बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट बना, ठीक है। डोनियो पोलो एक न्यूज़ में सुना था, चलो ठीक है, आपने नहीं सुना कोई बात नहीं, ये आंसर, ये जो चीज़ है ना, ये क्या जानना चाह रहा है, ये तो ना जानना चाह रहा है 1 and 2 and ये नहीं जानना चाह रहा, इसमें से एक हटाना है तो आंसर लाना है, एक हटा दो या तो सब लगा दो। भाई मैं हटा नहीं पा रहा इसको, क्योंकि मैंने ना तो सुना ना पढ़ा, कोई बात नहीं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हटा पाया, ना सुना ना पढ़ा, कोई बात नहीं। विजयवाड़ा तो यार आपने कभी भी ट्रैवल किया होगा, विजयवाड़ा का नाम आप कभी भी देखते हो, ये पहले से बना हुआ है, रिसेंट पास्ट का तो है नहीं। और अगर ये एयरपोर्ट की बात चल रही है, जब एयरपोर्ट है तो ये ब्राउन फील्ड हो सकता है, ग्रीन फील्ड तो हो नहीं सकता, एक हटते ही आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच रेफरेंस टू, अब ये कौन सा इनमें से लाना है, देखा मैं ऐसे टिक कर देता हूँ सीधा, इनमें से लाना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज़ अ गैस, वाटर वेपर इज अ गैस, बिल्कुल ठीक है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज इज विद ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, अमाउंट तो है ना। अब ये कोई बोलेगा यार नीचे बादल नहीं होते ऊपर बादल होते हैं तो बढ़ गया, ये तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अमाउंट वाटर वेपर की यहाँ स्कैटर्ड है, वहाँ कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस हो जाता है, इसलिए आपको दिखता है। ऊपर से अल्टीट्यूड यहीं तक का तो होना है भैया, अल्टीट्यूड तो चलते चले जाओ स्पेस में, स्पेस में पहुँच जाओ, यहाँ वाटर वेपर कहाँ से आ गया, तो ये आंसर तो सही है। जैसे ही ये पार्ट बना आंसर का, तो अगली स्टेटमेंट वीक की तरफ चली जाती है बाय ट्रेंड, तो आपको हटाना है, कोई ट्वीक ढूंढना है। इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल। अब इसने पूछ लिया लैटिट्यूड वाइज कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम वाटर वेपर है या यहाँ पे है। भैया वाटर वेपर जो है वो आपका पोल पे ज़्यादा होगा या यहाँ होगा, यार ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपका मैक्सिमम तो इक्वेटर के आसपास होगा, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, ऊपर से पता था ये बना तो ये हटेगा, तो ये आंसर आ गया। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद एन, इसके बाद क्या है, ये चीज़ आया। अब इसके बाद क्या है कि अब देखो डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, डिस्क्रिप्शन बेस्ड। जब आप डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे ना, उसमें ये ध्यान रखना कि ए पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या पता कोई ट्वीक हो, समझ गए। तो ए आंसर आ रहा है, फटाफट से मत लगा देना जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, नहीं, सोचना है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो। भाई एनुअल डेली रेंज तो लो है, रेंज में क्या हो सकता है कि भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेली का, ठीक है यार। ये लग रहा है किसमें, चाइना टाइप में लग रहा है, ह्यूमिडिटीज़ में लग रहा है, इसमें लग रहा है इक्वेटर में लग रहा है, इक्वेटोरियल में लग रहा है, मरीन वेस्ट कोस्ट। भाई अगर आपने मरीन वेस्ट कोस्ट नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा सा बायोम से रिलेटेड होता है, तो ये है लंदन टाइप या फिर ब्रिटिश टाइप में है ये, ठीक है। उसके बाद ये इसमें भी है और इसमें भी है, ए और डी में से आंसर लग रहा है। सेकंड, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, भाई ए और डी में से अभी भी लग रहा है, इन दोनों में से ही है। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 and 250, ये वाली जो चीज़ है ना इक्वेटोरियल में तो इससे बहुत ज़्यादा होती है, ये कम है, इसका मतलब ये डी आंसर होएगा। ये डिसाइडिंग स्टेटमेंट हो गई, इसलिए ए भाग के लगा देना तो डी आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कोरियोलिस फोर्स। ये मैंने अपनी वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी मैंने बताया था, कोरियोलिस फोर्स का कुछ क्वेश्चन आया था तो बताया था। ये
बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें से क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये इन दोनों में से ट्राई करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोरियोलिस फोर्स का पूछा है, और ये वाला फॉर्मूला ना जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, 2v ओमेगा होती है, ठीक है। ओमेगा क्या होती है कि जिस बॉडी के ऊपर ये घूम रहा है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी, और v मतलब जो बॉडी उस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर घूम रहे उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो विंड जो है अर्थ के ऊपर घूमती है, अर्थ है, विंड घूमती है, तो इंक्रीज करेगा, हाँ भाई 2vf वेलोसिटी से इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है। जब इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ये ठीक है। इट जब ये ठीक हो गया तो अगला गलत होने के चांसेस होते हैं अपने उसके अंदर, तो अगला में ट्वीक ढूंढना है, नहीं ढूंढ पाए तो आंसर लगाओगे ना, अगर आपका आंसर बन जाएगा। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल एंड इट इज़ एब्सेंट इन इक्वेटर। इक्वेटर पे एब्सेंट है, ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। इक्वेटर पे जीरो हो जाता है ये, बिकॉज इसके लिए क्या होता है, इक्वेटर के अंदर जब आप इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो है, बिकॉज वहाँ पे आपकी रोटेशनल जो है ना, जब आपका कोई भी बॉडी स्लाइड कर रही है किसी रोटेटिंग बॉडी पे, इक्वेटर पे वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा इसका, तो इक्वेटर पे लगभग जीरो के आसपास होता है। और जब पोल पे जाएगा तो वो एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 90 की तरफ, तो इसका आंसर ये ही जाएगा। तो दोनों साथ जा रही है, नॉलेज से आप सी लगाओगे। जब मेरी नॉलेज है तभी मैं सी ऑप्ट कर रहा हूँ, वरना मैं इन दोनों में से करता। नॉलेज से आपने कर लिया। उसके बाद ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड और सनलाइट मोर। अब ये वाला ऑप्शन देखो, ये अरेंजमेंट कौन सी है, ये अरेंजमेंट है मेरी थर्ड थी शायद वो, ठीक है। तो थर्ड वाली में क्या होता है, इन दोनों में से होता है मिनिमाइज्ड स्टेटमेंट, ये है मिनिमाइज्ड स्टेटमेंट ये है कि मैं इनमें से स्टार्ट करूँगा। मिनिमाइज मतलब सिंगल स्टेटमेंट है ना ये, फिर मैं इन दोनों के दूसरों की तरफ जाऊँगा। 21st एवरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, ठीक है। इक्वेटर, भाई जब आप 21 जो है तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर पे जैसे 21 जून चल रहा है, तो इक्वेटर 21 जून क्या होता है, 21 जून कब होता है, जैसे आपका एक होता है मार्च में होता है इक्विनॉक्स, और कब होता है आपका सितंबर में इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स मतलब 12 और 12 घंटे में इक्वल डिवाइड हो जाता है इक्वेटर और उस पर, ठीक है। जब आप 21 जून की बात कर रहे हो तो ये गर्मियाँ आ गई, जब गर्मियाँ आ गई तो इसमें क्या करना चाह रहा है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, जब मैं 21 जून की बात कर रहा हूँ तो मतलब गर्मियाँ हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, गर्मियाँ है, यार ये पेन नहीं चल रहा क्या, एक मिनट, हाँ ये जो है जब आप अर्थ की बात कर रहे हो, ठीक है, इसको अगली वीडियो में करना पड़ेगा, बट जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी सनलाइट आ रही है तभी तो ऊपर समर है। समर और विंटर सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, डे लेंथ बढ़ते ही समर आती है, डे लेंथ घटते ही विंटर आती है, ठीक है। तो मतलब जब आप 21 जून की बात कर रहे हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो डे लाइट बढ़ी हुई है, तो कैप्रिकॉर्न में घटी होगी, तो 3 हटेगा, 3 हटा तो सी आंसर हटा। अब अभी भी आप 1 और 2 में भी जा रहे हो और डी भी आ सकता है, बट 1 और 2 में लाने का ट्राई करेंगे। फिर आर्कटिक सर्कल कहाँ है, ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना ऊपर, तो जब ऊपर की तरफ तो यार आर्कटिक सर्कल है, तो वहाँ तो 6-6 महीने का दिन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर का पार्ट बनेगा। 4 आंसर का पार्ट बना तो आप इन मिनिमाइज्ड में नहीं रहे, आप इनमें आए, 3 हट चुका है तो डी आंसर आ गया, तो 2 आंसर का पार्ट बना। क्रॉस चेक कर लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ऊपर है ना, उसमें बढ़ेगा, तो इसका आंसर 2 और 4 आ गया, तो इक्वेटर नहीं है इसका आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन अरेंजमेंट से ईजी हो गया। उसके बाद लास्ट कर देते इस वीडियो के लिए, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड विच होल्ड्स अबाउट द ईयर्स, ये वो जो भी है, द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ विच कैन डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द रीजन। तो ये चीज़ न्यूज़ के बेसिस पे थी, और क्या बोला हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड है। पीट लैंड में जो लार्जेस्ट ये आता है, ये कोंगो बेसिन आता है, ये नॉलेज बेस्ड है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ज्योग्राफी एंड इंक्विजिटिव नेचर आपका मैच कर रहा है ना, तो यू शुड हैव इस पेपर से पहले एटलस तो देखी होगी। अब एटलस आती नहीं थी इतनी डीप जितनी 2024 में आ गई, जरूरी 2025 में आए,
समझ गए? तो ये तो ऐसी चीज़ है कि कभी आ जाएगी एकदम से भर के और कभी नहीं आएगी, बट ये जनरली देखते रहते हैं ना लोग। जब लोग देखना बंद कर देना तब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लोगों ने देखना बंद कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। माउंटेन का भी आया होगा, ठीक है, ये भी आया, तो इसका आंसर बी है। तो नेक्स्ट अगले उसमें करते हैं, ठीक है।